तो हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफी चीजों को डिस्कस किया था कि जैसे हम कोई भी अगर द्रव बहता है तो उसमें कौन कौन सी एनर्जी होती हैं, जो कि 3 टाइप की एनर्जी मैंने बताई थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम उसी चीज का यूज करेंगे। ठीक है, जो एनर्जी ऑफ द लिक्विड थी, फ्लोइंग लिक्विड, पिछले क्लास में जिन लोगों ने नहीं देखा बेटा, आप लोग जाके हमारे चैनल पे हाइड्रोलिक्स का लेक्चर जाके वहां पे देख सकते हैं, जिससे आपको चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके सामने जो लिखा है बेटा, बर्नौली का प्रमेय, बर्नौली थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपके हाइड्रोलिक्स का और इस चैप्टर का। ठीक है बेटा, क्योंकि दो तीन जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बर्नौली थ्योरम, दूसरी कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग जो बर्नौली इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं वो किस पे बेस्ड है, वो एनर्जी ऑफ द लिक्विड पे बेस्ड है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर हम बात करें कि बर्नौली प्रमेय क्या होता है, अगर हम बात करें कोई भी पाइप है, कोई भी पाइप में अगर द्रव बह रहा है, ठीक है बेटा, तो जब उस पाइप में द्रव बह रहा होगा तो उसमें जो टोटल एनर्जी होगी लिक्विड की, जो कि हमारी काइनेटिक होती है, पोटेंशियल होती है और हमारी स्टैटिक एनर्जी होती है, तीनों एनर्जी का सम होगा किसी भी पॉइंट पे, वो हमेशा क्या होगा, सेम माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, ये एनर्जी एक दूसरे के फॉर्म में चेंज हो सकती है, मींस प्रेशर एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो सकती है, कहते हैं स्टैटिक एनर्जी में चेंज हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन क्या होगा कि ये एनर्जी हमारी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। अगर इनकी वैल्यू 20 है तो 20 फिक्स रहेगा, ये 10 की पार्ट में बढ़ सकती है, मान लीजिए 30 है तो 30 10 की पार्ट में बढ़ सकती है, या एक 30 ही टोटल एनर्जी गेन कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है हम लोग ने, बर्नौली थ्योरम की जो प्रॉपर इक्वेशन होती क्या होती है बेटा, किसी अपरिवर्तनीय प्रवाह में, अब ये ध्यान रखिए बेटा, अपरिवर्तनीय प्रवाह मींस स्टेडी फ्लो। ठीक है, ये ध्यान रखिए बेटा, किसी अपरिवर्तनीय प्रवाह। ठीक है, स्टेडी फ्लो मैंने आपको पढ़ा दिया था, जिन लोगों ने नहीं देखा बेटा आप लोग जाके देख सकते हैं, जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। ठीक है, किसी अपरिवर्तनीय प्रवाह में द्रव की किसी निश्चित द्रव्यमान की संपूर्ण ऊर्जा या संपूर्ण शीर्ष, मीन्स हम बात कर रहे हैं किसी द्रव की टोटल एनर्जी या टोटल हेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सभी बिंदुओं पर समान होती, किसी भी पॉइंट पे, ऑल पॉइंट्स पे क्या होती है, सेम होती, टोटल एनर्जी किसी लिक्विड की या टोटल हेड, ठीक है ना, ऑल पॉइंट्स पे क्या होती है, सेम होती है, जबकि घर्षण या अन्य कारणों से ऊर्जा का हानि ना हो। ठीक है बेटा, या तो फ्रिक्शन हो या कोई और एनर्जीज हो, उसके कारण एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा हो, तो उस केस में क्या होता है कि जो एनर्जीज का सम होता है, या कहते हैं टोटल एनर्जी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, मींस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और हमारी प्रेशर एनर्जी, तीनों एनर्जी का जो सम है वो हमेशा किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है। यही हमारा बर्नौली प्रमेय होता है। ठीक है फ्रेंड, ये एनर्जीज एक दूसरे के फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये एनर्जी कांस्टेंट रहेंगी। हो सकता है किसी पॉइंट पे टोटल काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल 0 हो जाए, स्टैटिक 0 हो जाए। ठीक है फ्रेंड, या किसी पॉइंट पे टोटल प्रेशर एनर्जी हो, ठीक है, बाकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें आप लोग क्लियर हो गई। ठीक है, अब जो बर्नौली प्रमेय होता है, इक्वेशन होती है वो H बराबर Z प्लस पी बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g, जो कि एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ध्यान रखिए बेटा, ये Z मैंने बताया था, Z क्या होता है बेटा, ये कहलाता है हमारा स्टैटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, Z को आप लोग लिख लीजिए, Z को मैं आप बता देता हूं, Z क्या होता है बेटा आपका, स्टैटिक एनर्जी। ठीक है, Z क्या होती है आपकी, स्टैटिक एनर्जी होती है। ठीक है, या हम लोग कहते हैं स्टैटिक हेड, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। आप लोग को तो मैंने पिछली क्लास में वैसे भी लिखवा दिया था, वही चीज सेम है यहाँ पे। पी बाय रो जी क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा प्रेशर एनर्जी या प्रेशर हेड। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरा क्या है, वी स्क्वायर बाय 2g, वी स्क्वायर बाय 2g क्या हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक हेड। ठीक है, दोनों नाम एक ही है बेटा। ठीक है ना, ये एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, उसे स्टैटिक हेड, ये दोनों एक ही नाम है, दोनों को हम लोग शो कर सकते हैं। तो क्या होता है बेटा, किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात की जाए, किसी भी पॉइंट पे बात की जाए, तो जो टोटल एनर्जी का जो सम होगा, ये हमारी स्टैटिक एनर्जी है, ये हमारी प्रेशर एनर्जी है, ये हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों का जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो गया आपको। अब देखिए, चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एजम्पशंस इन बर्नौली थ्योरम। हमने क्या क्या एजम्पशंस माने जाते हैं बर्नौली थ्योरम में। ठीक है, द्रव कैसा होना चाहिए, असंपीर्ण होना चाहिए, लिक्विड शुड बी इनकम्प्रेसिबल। ध्यान रखिएगा बेटा, लिक्विड कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं होना चाहिए, उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें क्लियर होगी। पहला क्या होना चाहिए, द्रव जो होना चाहिए हमारा वो असंपीर्ण होना चाहिए। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मींस कंप्रेस नहीं, उसके वॉल्यूम में चेंजिंग ना हो। ठीक है, द्रव प्रवाह
अपरिवर्ती होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, ठीक है, फ्लो शुड बी स्टेडी। सेकंड पॉइंट है फ्लो शुड बी स्टेडी या द्रव अपरिवर्तनीय हो जाए, मींस इस फ्लूइड की प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज ना हो, ठीक है। तीसरा है बर्नौली समीकरण के लिए प्रवाह अश्यान होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो बर्नौली जो समीकरण है, बर्नौली समीकरण के लिए जो प्रवाह होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अश्यान, नॉन विस्कस होना चाहिए, विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चौथा पॉइंट है इस समीकरण में द्रव पर केवल गुरुत्व का ही बाहरी बल कार्य करता हुआ माना गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चार एजेंशन आप लोग ध्यान रखें, मतलब क्या चौथा पॉइंट ये कह रहा है बेटा कि जो द्रव पे अगर कोई भी फोर्स लग रहा है तो कोई भी फोर्स हम लोग नहीं मानते हैं, केवल कौन सा मानते हैं, गुरुत्व का, मतलब जो वेट के कारण या mg जो होता है, जी जो ग्रेविटी होती है उसके कारण जो फोर्स लग रहा है उसी को केवल माना गया है। अगर कोई और बाहरी फोर्स एग्जैक्ट इंक्लूड करेंगे हम लोग, ठीक है ना, कोई बाहरी फोर्स भी इंक्लूड करेंगे तो उसको भी हम लोग इस इक्वेशन में इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि बेटा कि अगर बर्नौली इक्वेशन है तो उसमें इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, स्टेडी फ्लूइड होना चाहिए, और तीसरा है हमारा नॉन विस्कस होना चाहिए फ्लूइड, और तीसरा चौथा है उस पर केवल ग्रेविटी फोर्स या कहते गुरुत्व बल ही लगना चाहिए, अन्य कोई भी बल नहीं लगना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आगे हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है जो हमारा बर्नौली प्रमेय, इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी पाइप है, ठीक है बेटा, ये पाइप हमारा, पाइप में क्या हो रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है बेटा, ये हमारा इस पाइप से लिक्विड हमारा एंटर कर रहा है, ठीक है, और इधर से लिक्विड हमारा निकल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग ने कोई एक सेक्शन ले लिया ए बी सेक्शन और एक सेक्शन ले लिया सी डी सेक्शन, ठीक है बेटा। तो ए बी सेक्शन से हमारा क्या हो रहा है, लिक्विड एंटर करेगा, और सी डी सेक्शन से लिक्विड हमारा क्या है, बाहर की ओर जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ए बी सेक्शन, ए बी, इस पे जब फ्लूइड एंटर कर रहा है तो इस पे प्रेशर लगाएगा इस सेक्शन पे, ठीक है ना। हम लोग ये P1 जो लिखा है ये क्या है, ये हमारा प्रेशर है, ध्यान रखिएगा लिक्विड का प्रेशर है P1, ठीक है। ये जो सेक्शन है ये इसको हमने 1 माना है, ठीक है, 1 यहाँ पे लिखा बेटा 1, यहाँ पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है, V1 है, ठीक है फ्रेंड। यह क्लियर हो गया आप लोगों को। इस एरिया का ये जो पॉइंट लाइन है इसका एरिया कितना होगा, A1 है, ध्यान रखिए बेटा, ये कितना है, A1, ठीक है। यहाँ अब यहाँ पे CD है, CD पे क्या होगा, लिक्विड हमारा बाहर जाएगा, लेकिन जब लिक्विड होगा तो लिक्विड अंदर की ओर प्रेशर लगाएगा। तो CD जो 2 पॉइंट, इसको हमने माना है 2 पॉइंट, ठीक है, यहाँ 2 पॉइंट लिखा है, इस 2 पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है अंदर की ओर वो कितना लग रहा है, P2। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है बाहर की ओर V2, इस यहाँ का जो एरिया है A2, ठीक है बेटा। और जब हमारा लिक्विड, मान लीजिए हमने ये माना कि पहले हमारा लिक्विड इस सेक्शन में था, थोड़ा सा लिक्विड आगे L1 डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, ठीक है बेटा। जब हमारा L1 डिस्टेंस ट्रेवल कर गया तो उस ये जो सेक्शन हमने A डैश B डैश माना, ये मतलब फाइनल पोजीशन जब लिक्विड हमारे यहां से यहां तक मूव कर जाएगा L1 डिस्टेंस, और जब लिक्विड CD पर था तो CD से मूव कर जाएगा तो L2 डिस्टेंस, ठीक है बेटा। अब ये हम लोग ने नीचे माना है रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन से ये जो सेक्शन इसकी हाइट है Z1, ठीक है, और ये जो 2 सेक्शन इसकी हाइट कितनी है हमारी, Z2, ठीक है फ्रेंड। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है, पूरा डायग्राम क्लियर हो रहा है बेटा। तो फ्लूइड यहां से एंटर कर रहा है, ये एक्सिस बना रखी है हम लोग ने, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखिए बेटा, ये पाइप कैसा है, इधर पाइप का एरिया जो है बड़ा है, इस पाइप का एरिया इधर क्या है, छोटा है, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे एरिया बड़ा होगा, एरिया बड़ा होने के कारण यहाँ की वेलोसिटी कम होगी, यहाँ एरिया आप लोग देख रहे हैं छोटा होता जा रहा है, तो इधर का एरिया छोटा है पाइप का, तो डायमीटर छोटा हो गया, तो डायमीटर छोटा हो गया तो इधर से वेलोसिटी क्या होगी हमारी, ज्यादा हो जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पे क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी, सॉरी, जो वेलोसिटी होगी वो V2 जो होगी वो हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है Z1 जो है, Z1 ज्यादा है, Z2 कम है, तो Z1 हमेशा क्या होगा, Z2 होगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये आप लोगों को डायग्राम क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग इसकी प्रूफ की बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग बर्नौली इक्वेशन को इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है फ्रेंड। ये चीजें क्लियर हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रूफ की कि किस तरीके से बर्नौली थ्योरम प्रूफ करते हैं। अभी मैंने आपको समझाया बेटा इसमें कि ये जो हमारा पाइप है, इस पाइप से लिक्विड हमारा जा रहा है, इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 1 पॉइंट माना है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी V1 है, इस पॉइंट पे एरिया जो है A1 है, ठीक है ना। अब ये पाइप का एरिया बड़ा है, इस पाइप का एरिया छोटा है, ठीक है। इस पॉइंट पे प्रेशर P2, V2 और L2। अब देखिए बेटा क्या है, यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि बेटा जो द्रव है हमारा A B से चल के CD तक पहुंचा है, ठीक है बेटा। अब हमारा क्या है, द्रव A B से पहुंच के जब A डैश B डैश तक पहुंचेगा, L1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है बेटा। और यहां से जब CD से पहुंच के C डैश D डैश सेक्शन तक पहुंचेगा तो L2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है फ्रेंड। तो यही मैंने लिखा, माना कि थोड़े समय में द्रव A B CD के बीच द्रव बहकर A डैश B डैश और C डैश के बीच आ जाता है,
ठीक है फ्रेंड, चीजें क्लियर होंगी आप लोगों को। ठीक है बेटा, तो ए बी और ए डैश बी डैश के बीच द्रव का भार, अगर हम लोग बात करें बेटा, अगर हम लोग बात करें कि ए बी और ए डैश बी डैश के बीच का द्रव्य का भार कितना होगा, तो ये जो होगा बेटा डब्ल्यू कितना हो जाएगा, रो जी A1 इंटू L1। आप लोगों को पता है बेटा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वेट निकालने का। ठीक है बेटा, आप लोग देख लीजिए पिछली क्लास में, रो जी A1 इंटू L1। ठीक है बेटा, तो जो द्रव्य का भार यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर भी कितना होगा बेटा, रो जी A2 इंटू L2, क्योंकि यहाँ का एरिया A2 है और यहाँ की डिस्टेंस L2 है, इसीलिए हम लोगों ने A2 और L2 लिया है। यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ का डिस्टेंस L1 है, इसीलिए यहाँ का क्या हो जाएगा, रो जी A1 इंटू L1। तो यहाँ क्या होगा, हमने अभी माना बेटा जितना द्रव अंदर जाएगा उतना ही द्रव, मैंने एजम्पशन सिखवाया था आप लोगों को। ठीक है बेटा, उसमें क्या हो रहा है, जितना लिक्विड हमारा एंटर करा उतना ही लिक्विड बाहर निकला, मींस वेट ऑफ द लिक्विड क्या हमारा कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, तो रो जी A1 इंटू L1 बराबर रो जी A2 इंटू L2 इक्वल टू सी डी और सी डैश डी डैश के बीच द्रव का भार। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, तो इसको हम लोग ने लिख लिया A1 L1 बराबर A2 L2 बराबर W बाय रो जी कॉमन है तो निकाल लिया हम लोग। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई है, ध्यान रखिएगा बेटा, इसका आगे यूज किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक। अब देखो यहां पर ए बी सेक्शन की बात की जाए तो ए बी सेक्शन पे प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रेशर के कारण यहां पे क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे फोर्स कितना होगा, ए बी कार्ड पर, ए बी सेक्शन पर जो P1 के कारण जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, वो F1 हमने मान लिया, F1 बल यहाँ पे लग रहा है। ठीक है बेटा, F1 जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, P1 इंटू ए, सीधा सीधा हो जाएगा बेटा P1 इंटू ए। अब हमारा क्या हुआ बेटा, यहाँ पर लिक्विड जो था यहां से चल के यहां तक पहुंचा। ठीक है ना, L1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो जब लिक्विड हमारा ए बी सेक्शन से ए डैश बी डैश सेक्शन तक जाएगा तो वहां पे कुछ ना कुछ कार्य किया होगा, कुछ ना कुछ कार्य करेगा। तो ए बी कार्ड को ए डैश बी डैश तक हटाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, F1 L1 और P1 A1 इंटू L1। तो F1 की वैल्यू कितनी थी, P1 A1 इंटू L1। सिमिलरली इसी तरीके से आगे भी होगा बेटा। ठीक है बेटा, आगे क्या होगा, जैसे सी डी डैश है, सी डी है, तो सी डी से सी डी डैश तक जाने पे भी क्या होगा, कुछ कार्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस पर प्रेशर लग रहा है अंदर की ओर P2, तो F2 देखो बेटा सीधा सीधा हो जाएगा। अगर बल की बात करेंगे तो P2 A2 हो जाएगा, वहां पे यहाँ पे जो बल लगेगा P2 इंटू A2, और डायरेक्टली हम लोग ने लिख दिया है इसी प्रकार CD को CD डैश तक हटाने में किया गया कार्य कितना होगा बेटा, F2 L2 बराबर P2 A2 इंटू L2। ठीक है बेटा, लेकिन ये जो फोर्स होगा, ये जो प्रेशर होगा हमारा, ये जो वर्क लग रहा है वो वर्क रिवर्स डायरेक्शन में होगा, इधर वर्क हमारा इधर की ओर होगा और इधर सेक्शन से जो वर्क होगा हमारा इधर की ओर होगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ये कार्य P1 A1 L1 के विपरीत दिशा में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विपरीत दिशा में होगा तो द्रव्य पर जो कार्य होगा बेटा, द्रव्य पर किया गया कुल कार्य, तो द्रव्य पर कुल कार्य कितना हो जाएगा, P1 A1 L1 माइनस P2 A2 L2, क्योंकि उसकी डायरेक्शन इधर की ओर है, हम लोग आगे की ओर ले रहे हैं पॉजिटिव दिशा में। तो जब पॉजिटिव दिशा में लेंगे तो क्या होगा बेटा, P1 A1 L1 माइनस P2 A2 L2। तो W बाय रो जी, अब A1 L1 और A2 L2 हम लोगों ने क्या माना था, W बाय रो जी, तो यहाँ पे W बाय रो जी दोनों में रख देंगे तो W बाय रो जी क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन निकल जाएगा और P1 माइनस P2 बचेगा। ठीक है फ्रेंड, और ये जो हमारा कुल कार्य है, ठीक है बेटा, ये कुल कार्य जो प्रेशर के कारण लग रहा है बेटा, ये क्या है, ये द्रव के द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है, लिखा बेटा द्रव द्वारा किया गया कार्य है। तो ये जब द्रव करेगा तो ऊर्जा की हानि होगी, और ऐसी बात एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है बेटा, यहाँ पर अब तुम लोग देख रहे हो स्टैटिक एनर्जी है Z1, यहाँ पर स्टैटिक एनर्जी है Z2। Z1 ज्यादा है, Z2 हमारा कम है, तो एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा Z1 से Z2, क्योंकि क्या अब Z1 इज ग्रेटर देन Z2, तो W भार के द्रव्य में ऊर्जा की हानि कितनी हो जाएगी बेटा, W इंटू Z1 माइनस Z2। ये मैंने आपको पहले भी कराया था पिछली क्लास में, आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, वही चीज है। अब और तीसरी एनर्जी कौन सी होगी, V1, यहाँ वेलोसिटी V1 है, यहाँ वेलोसिटी कम है क्योंकि एरिया ज्यादा है, यहाँ एरिया कम है तो वेलोसिटी यहाँ की ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब A1 ग्रेटर देन A2 है तो V2 ग्रेटर देन V1 हो जाएगा। तो W द्रव के गतिज ऊर्जा में लाभ कितना हो जाएगा, W इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। अब आप लोग ये चीज देख लीजिएगा बेटा, मैंने लास्ट क्लास में आपको एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी बताया था, पर न्यूटन में निकलवाया था। तो जब हम लोग सिंगल न्यूटन लेते थे तो कितना लेते थे, W V स्क्वायर बाय 2G लेते थे। अब W का होगा, W बाहर के लिए तो W V2 स्क्वायर बाय 2G। ठीक है फ्रेंड, चीजें क्लियर होगी आप लोगों को। तो देखिए बेटा, अब हम बात कर रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कहती है जितना एनर्जी का लॉस होता है वो किसके बराबर होता है, एनर्जी के
हानि लाभ के कारण होता है। ठीक है बेटा, मतलब एनर्जी का लॉस कहीं नहीं होता, जहां एनर्जी का लॉस होगा तो दूसरी तरफ एनर्जी का गेन हो जाएगा। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो द्रव की कुल ऊर्जा में हानि बराबर द्रव की कुल ऊर्जा में लाभ। तो हानि कहां हो रही थी बेटा, एक ये था हानि और ये थी हानि, और ये तीसरा जो था गतिज ऊर्जा, इसमें लाभ था। तो कितना हो जाएगा बेटा, W/ρg P1 माइनस P2 और प्लस W Z1 माइनस Z2 बराबर W इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। ठीक है फ्रेंड, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, W से W सब जगह कैंसिल कर देंगे बेटा। ठीक है, क्या बचा, P1 माइनस P2 बाय ρg, Z1 माइनस Z2 बचा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। ठीक है बेटा, अब 1 वाली जो टर्म है वो इधर ही रख देंगे, 2 वाली टर्म इधर रख देंगे, इक्वल के उधर। ठीक है बेटा, P1 बाय ρg प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर, माइनस है ना तो V प्लस में आएगा प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G। यहाँ माइनस P2 है, ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस Z2 प्लस Z2 हो जाएगा, और इधर तो V2 है तो V2 स्क्वायर बाय 2G। तो ये क्या हो गया बेटा, ये जो हमारा है यही हमारा क्या हो जाएगा, बर्नौली इक्वेशन हो जाएगा, बर्नौली समीकरण। इसी को हम लोग लिखेंगे बेटा बर्नौली समीकरण या बर्नौली इक्वेशन। ठीक है ना। अब इसको सिंगल टर्म में भी लिख सकते हैं, इधर ये वन सेक्शन का एनर्जी है, मतलब इधर की, और इधर की एनर्जी है 2 की। मतलब आप लोग क्या करें, टोटल एनर्जी ये 1 पे है, टोटल एनर्जी 2 पे है, मतलब दोनों एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, बराबर लिखा ना बेटा। इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि किसी भी पाइप में किसी भी सेक्शन पे जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी, या हम लोग सिंपल लिख सकते हैं P/ρg प्लस V स्क्वायर बाई 2G प्लस Z बराबर कांस्टेंट। डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, मींस द टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोगों को क्लियर हो गया बेटा। आपके एग्जाम में इसी तरीके से थ्योरम आएगी, आपको इसी तरीके से पूरा प्रूफ करना है, ये डायग्राम बनाना है एज इट इज। ठीक है बेटा, उसके बाद आप लोग को यहां से स्टार्टिंग करनी है, और एज इट इज जैसा मैंने लिखा है बेटा एज इट इज ऐसा ही आपको करना है। आपके एग्जाम में, आपके सेमेस्टर एग्जाम में इसी तरीके का बर्नौली इक्वेशन का प्रूफ आएगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज का आपको इसी तरीके से पूरा डेराइव करना। अगर इस तरीके से पूरा करेंगे तो 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, और ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। इसमें आगे बात करते हैं क्या क्या लिमिटेशंस होती है, क्या क्या सीमाएं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। मैंने अभी बर्नौली इक्वेशन को पूरा मैंने प्रूफ करा दिया था बेटा। ठीक है, अब हम आगे जो बात कर रहे हैं लिमिटेशन, क्या क्या सीमाएं होती है बर्नौली थ्योरम की, सीमाएं हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या सीमाएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको लिमिटेशंस बताए थे, लिमिटेशंस कर मैं एजम्पशंस बताए थे आप लोगों को बेटा, कुछ एजम्पशंस लेते बैठते, वही चीज यहां पर भी है। द्रव, पहला पॉइंट है द्रव असंपीड्य हो और प्रवाह के अंतर्गत उसके तापमान और घनत्व स्थिर रहना चाहिए। ठीक है बेटा, यहां पर वही बात करी गई है, जो लिक्विड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और उसका जो इफेक्ट है लिक्विड पर टेम्परेचर का और डेंसिटी का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है। घनत्व सेकंड है, प्रवाह अपरिवर्तनीय होना चाहिए, मींस स्टेडी फ्लो होना चाहिए। फ्लो क्या होना चाहिए, स्टेडी फ्लो। सीधे लाइन, सीधे वर्ड में, 2 वर्ड में लिखे तो फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, द्रव असंपीड्य हो और प्रवाह के अंतर्गत उसका तापमान और घनत्व स्थिर रहना चाहिए। सेकंड है, प्रवाह अपरिवर्ती होना चाहिए, मींस हमारा स्टेडी फ्लो होना चाहिए। मींस स्टेडी फ्लो में क्या होता है, मींस की टाइम के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज में, फ्लूइड की प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं हुई। जैसे हम बात करते हैं प्रेशर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं प्रेशर है, वेलोसिटी है। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रवाह अश्यान होना चाहिए, मींस नॉन विस्कस होना चाहिए, विस्कस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। विस्कस प्रॉपर्टी होगी तो एनर्जी का लॉस होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस होगी, कहीं एनर्जी गेन होगी। ठीक है, जिसके कारण हम ये नहीं मान सकते कि भाई जितना फ्लूइड हमारा एंटर करेगा उतना ही फ्लूइड हमारा बाहर निकलेगा। ठीक है बेटा, तो इसमें हम लोग क्या मानते हैं कि जो प्रवाह है वो अश्यान होना चाहिए, नॉन विस्कस फ्लूइड हमारा होना चाहिए। मींस अगर नॉन विस्कस रहेगा तो फ्लूइड्स के बीच में या किसी भी पॉइंट पर फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी और कांस्टेंट हमारा प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है बेटा, तो प्रवाह अश्यान होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, यदि गुरुत्व के अतिरिक्त अन्य बल कार्य करते हैं तो उससे ऊर्जा से संबंधित पद भी बर्नौली प्रमेय में जोड़े जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था बेटा, एजम्पशन मैंने क्या बताया था, अगर गुरुत्व बल लग रहा है तो उसको हम लोग केवल कंसीडर करेंगे बर्नौली इक्वेशन में। उसके अलावा अगर कोई फोर्स लग रहा है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, और अगर फोर्स लगता है और उसको कंसीडर किया जाता है, उसको माना जाता है इक्वेशन में, तो हम लोग उसको यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यदि गुरुत्व के अतिरिक्त अन्य बल कार्य करते हैं तो उसे ऊर्जा से संबंधित पद
भी बर्नौली प्रमेय में जोड़ते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन ये है बेटा, P बाय रो जी प्लस V स्क्वायर बाय 2G प्लस Z कांस्टेंट। अगर हम लोग ग्रेविटी फोर्स या गुरुत्व बल के अलावा कोई दूसरा फोर्स मानते हैं तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसकी एनर्जी को भी हम लोग इस इक्वेशन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, वैसे हम लोग मानते नहीं है, हम लोग ये मान के चलते हैं केवल कि इस पाइप में जब लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसमें जो हमारा फोर्स लग रहा है केवल एक ग्रेविटी फोर्स ही हमारा लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिफ्थ पॉइंट है, किसी भी अनुप्रस्थ काट में से प्रभावित होने वाले द्रव की गति उस काट के सभी बिंदुओं पर समान होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें क्लियर होगी। मतलब अगर हम लोग कोई भी अनुप्रस्थ काट ले रहे हैं, कोई भी सेक्शन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर कोई द्रव, जैसे मान लो यही सेक्शन हमारा है, इस सेक्शन में अगर द्रव की प्रवाह हो रही है, ठीक है ना, तो इसमें जो द्रव की प्रवाह है तो इसके अकॉर्डिंग जो सारी प्रॉपर्टीज है वो क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, उस काट के सभी बिंदुओं पर समान होनी चाहिए। ठीक है, द्रव की जो गति है, जो द्रव की वेलोसिटी हो गई, प्रेशर हो गए, चेंज जो भी चीज होगी, वो सारी चीज क्या होनी चाहिए, हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए, मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें बेटा कांस्टेंट रहेंगी, मतलब ये सारी कंडीशंस फॉलो होंगी, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा बर्नौली इक्वेशन जो हमने प्रूफ किया है ये सही प्रूफ आएगा। ठीक है बेटा, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, बर्नौली इक्वेशन को जो मैंने अभी प्रूफ कराया आपको, वो बर्नौली इक्वेशन को माना जाता है। ठीक है बेटा, अब हम आगे चल रहे हैं, आगे कंसिडर कर रहे हैं कि बर्नौली प्रमेय का उपयोग की एप्लीकेशंस कहाँ होती है बर्नौली प्रमेय की। ठीक है ना, ये आपके सिलेबस में काफी वाइड में दे रखा है। तो बर्नौली प्रमेय के उपयोग से आप 5 पॉइंट देख सकते हैं। पहला पॉइंट है वेंचुरी मीटर, सेकंड पॉइंट है ओरिफिस मीटर, थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, फ्लो नोजल, ठीक है, फोर्थ पॉइंट है पिटॉट ट्यूब और फिफ्थ पॉइंट है पेंडेंटल ट्यूब। तो ये सारे ट्यूब्स आपके बर्नौली इक्वेशन के उपयोग में आते हैं, काम में आते हैं, इन सबका यूज करते हैं बर्नौली इक्वेशन में, और हम लोग इसको आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, फ्लो नोजल, पिटॉट ट्यूब और पेंडेंटल ट्यूब मैं आपको देख लूंगा बेटा, इसमें से कुछ ही है, जैसे वेंचुरी मीटर है, ओरिफिस मीटर है या पिटॉट ट्यूब आपके सिलेबस में दे रखा है, उन्हीं चीज को मैं आपको कंसीडर करूंगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में आएंगे उसी चीज को मैं आप लोग को पूरा डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग क्लियर होगी। तो ये यहाँ पर जाके हम लोग का जो बर्नौली इक्वेशन का मेन पार्ट है, स्टेटमेंट हो गया, प्रूफ हो गया और लिमिटेशंस हो गए। ठीक है बेटा, इससे बाहर एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लोगों ने ये सारा चीज आप लोग एज इट इज नोट कर लीजिएगा, इसके 5 पॉइंट लिमिटेशन सारे नोट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है ना, प्रूफ आता है, बहुत बार प्रूफ पूछा गया आपके एग्जाम में, और एक लिमिटेशन भी पूछी गई है। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है फ्रेंड, तो आज बेटा हम लोग बर्नौली थ्योरम में काफी चीजों को डिस्कस किए हैं, आगे चल के हम लोग ये सब चीजों को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वेंचुरी मीटर से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो आपका चीजें हैं वो जल्दी जल्दी हम लोग आपका कंप्लीट करा सके। ठीक है फ्रेंड, तो आज का सेशन कैसा लगा बेटा, हम लोग को कमेंट करके बताइएगा, इससे इस वीडियो के माध्यम से कमेंट कीजिएगा, ताकि हम लोग को पता चल सके कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड, जो भी प्रॉब्लम हो बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, कहाँ पर दिक्कत है, कंटिन्यूटी इक्वेशन में आ रही है, बर्नौली इक्वेशन में आ रही है, या कहीं पे भी जो दिक्कत है वो आप लोग हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्लास के साथ और नया टॉपिक के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।